गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। मैं हूं अमित तोमर और आप हैं मेरे साथ। तो जल्दी से सभी साथी आ जाइए कमेंट बॉक्स में और पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइए भाई, फटाफट से जुड़ जाइए सभी साथी और स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। ठीक है बेटा, आज एक नया टॉपिक जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी साथी आप जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए भाई एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम बात करेंगे भारत के एग्रीकल्चर की, यानी भारत की कृषि की, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हेडिंग डालो आज नया टॉपिक एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। आज अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखिए भारत की कृषि, भारत की कृषि, यानी एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया मतलब भारत की कृषि। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए समझते हैं भारत की कृषि के बारे में। तो समझते तो जल्दी फटाफट से एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए किस देश को किसानों का देश कहा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए किस देश को किसानों का देश कहा जाता है। तब तक मैं आगे की कहानी आपको जानकारी आगे की देता हूं। देखो, अगर हम बात करें तो भारत कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। भारत कैसा देश है बेटा? कृषि प्रधान। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश। भारत एक कृषि प्रधान देश। कैसा देश है बेटा? कृषि प्रधान। भारत एक कृषि प्रधान देश। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। बेटा जब भारत आजाद हुआ था, अगर हम इंडिया आजाद आज की बात करें और जब भारत आजाद हुआ था तब की बात करें, तो उस टाइम पे बेटा 1951 में भारत के जीडीपी में जो योगदान था ना एग्रीकल्चर का, वो था बेटा लगभग 85%। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो लगभग 85% योगदान हुआ करता था। कब बेटा सॉरी, मतलब देश की लगभग, जब देश बात कब की है? 1951 पे। ध्यान से सुनो, ऐसे समझो इसे। 1951 में देश की लगभग 85% पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या 85% पॉपुलेशन, ये जो 85% पॉपुलेशन है ना, ये डिपेंड करती थी यानी निर्भर करती थी किस पर? कृषि पर। देश की लगभग 85% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, यानी देश की 85% जनसंख्या किस पर निर्भर करती थी? हिंदी में लिखोगे देश की 85% जनसंख्या खेती पर निर्भर करती थी, यानी कृषि पर निर्भर करती थी। कब? जब देश आजाद हुआ। और बेटा जीडीपी में योगदान किसका था? कृषि का। तो बेटा जीडीपी में योगदान था इसका, कृषि एग्रीकल्चर का। जीडीपी में जीडीपी में योगदान हुआ करता था बेटा लगभग 55 टू 60%, 55 टू 60% योगदान हुआ करता था हमारे देश की जीडीपी में। किसका? एग्रीकल्चर का। ठीक है, लेकिन अगर वही आज की बात करें, लगभग 2020-21 की बात करें, 2020-21 के आंकड़े हैं ये बेटा, 2020 और 21 की बात करें, तो यहां पर आज की डेट में जो बेटा पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, वो लगभग रह गई है 50 से 55% पॉपुलेशन। 50 से 55% पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी लगभग 50 से 55% जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर करती है अगर हम 2020 और 21 की बात करें तो। ठीक है, इसका जीडीपी में योगदान कितना है? लगभग बेटा 20% के आसपास, 20 से 25% केवल जीडीपी में योगदान है। देश की जो जीडीपी है, जीडीपी में योगदान। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने एक सवाल पूछा था, किसानों का देश किसे कहा जाता है? तो बेटा जो भी इंडिया लिख रहा है आप में से कि किसानों का देश इंडिया कहा जाता है, इंडिया को कहा जाता है, वो एकदम गलत है।
किसानों का देश भारत को नहीं कहा जाता बेटा, किसानों का देश कहा जाता है, कुछ का आंसर सही आ रहा है, किसानों का देश कहा जाता है भारत नहीं, फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस को कहा जाता है बेटा किसानों का देश, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है वो कृषि के मामले में, यानी फूड खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर है पूरी तरह से फ्रांस। जल्दी से बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ जल्दी से। हाँ जी, चले अब देखो, उसके बाद अब आगे की कहानी की सुनो बेटा। ऐसा हो क्यों रहा है बेटा? इसके होने के पीछे कारण है कि अपने यहाँ ना ज्यादातर जो खेती है ना वो मानसून पे डिपेंड है, मतलब बारिश पे निर्भर है। आज भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज फिर भी हम कहीं हद तक, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां खेती पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से नहीं तो बहुत परसेंट नदियों पर, नहरों पर, बारिश पर, इन सब पे निर्भर है। अब पता चला मानसून आया नहीं, बारिश लेट हो गई तो फसल खराब हो गई, या बारिश बहुत ज्यादा आ गई तो फसल खराब हो गई। ऐसी स्थिति में हम खेती के विषय क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। आगे बात समझ में? चलिए, अच्छा एक खेती लिखिए आप, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, यहां तक की बात समझ आई। एक लिखिए आप झूमिंग कृषि। ये क्या होता है? ये आप अलग से इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना, अलग से पूछा जाता है। इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कृषि। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कृषि, हिंदी में कहा जाता है झूमिंग कृषि। ये क्या होती है? ध्यान से सुनो। इस खेती के अंदर बेटा, इस प्रकार की जो खेती होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कृषि, इसमें क्या होता है? ध्यान से सुनो बेटा। इसमें क्या होता है? इसमें ये ज्यादातर आदिवासी लोग करते हैं और मेनली भारत के जो पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। कहां की जाती है भारत में बेटा? भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? जंगल के अंदर, ऐसे समझो, यहाँ जंगल के अंदर जो झाड़ियां वगैरह लगी होती है इस तरह से, इनको उखाड़ दिया जाता है। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ियां होती हैं, इन सबको उखाड़ के और वहीं छोड़ दिया जाता है। उखाड़ के छोड़ दिया, कुछ समय पे सूख जाते हैं। सूखने के बाद इनमें बेटा आग जला दी जाती है, और आग जलने के बाद यहाँ क्या होती है? मिट्टी भुरभुरी सी हो जाती है, और उसमें बिना जुताई किए, ये बात नोट करने वाली है, बिना जुताई किए ही खेती की जाती है, बीज लगा दिए जाते हैं। उसके बाद 1-2 साल यहाँ ऐसे ही खेती की, 1 से 2 साल। जब देखा कि ये जो मिट्टी है, यहाँ जो भूमि है, इसकी जो मिट्टी है वो कम उर्वरक हो गई, मतलब उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो घट गई। भाई मिट्टी बहुत ज्यादा दिन तक अगर आप बिना, और इसमें ऊपर से हम कोई उर्वरक नहीं डालते, कोई कीटनाशक, कोई दवा, कुछ नहीं डालते, तो ऐसे में मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। कम होने पर ये लोग क्या करते हैं? इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर इसको आगे ऐसे ही आगे झाड़ियों को उखाड़ के, पेड़ पौधों को उखाड़ के फिर इनको जला देते हैं, और फिर यहाँ खेती करने लगते हैं। मतलब पहले यहाँ खेती कर रहे थे, अब यहाँ खेती करने लगते हैं, फिर ऐसे ही 1-2 साल यहाँ किया, फिर आगे करने लगते हैं। इसी को कहा जाता है बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी ये शिफ्ट होती रहती है लगातार। आगे बात समझ में? या झूमिंग कृषि, लगातार शिफ्ट होती रहती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कृषि। तो आप लिख सकते हो इसमें वनों को जलाकर खेती करना, वनों को जलाकर खेती करना, वनों को जलाकर खेती करना, जलाकर खेती करना। आगे बात समझ में? कहां की जाती है बेटा? भारत के अंदर। अगर भारत की बात करें तो बेटा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, यानी नॉर्थ ईस्ट में। भारत में कहां की जाती है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, यानी पूर्व, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। पूर्वोत्तर राज्य कौन से हो गए बेटा? राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य हो गए बेटा, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हुआ। इन राज्यों में झूम की खेती की जाती है। आपसे पूछेगा बताइए झूम की खेती भारत के किन राज्यों में की जाती है? तो बेटा जो झूम की खेती है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। हालांकि आंध्रा में भी की जाती है, लेकिन मेनली कहाँ की जाती है? नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। आ गई बात समझ में? उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी बातें आपको समझ में बड़े अच्छे से आ गई होंगी। तो जल्दी से एक बारी मुझे कमेंट करके बताइए बात समझ आई या नहीं आई, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड ले लें।
हाँ भाई, चलिए अब देखो आगे की कहानी की बात करें तो ध्यान से समझना। अब आगे की कहानी, आगे देखिए, हेडिंग लिखिए अब आप, अगला न्यू हेडिंग लिखिए, टाइप ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों के प्रकार। टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार, के प्रकार, फसलों के प्रकार। देखो अगर हम फसलों के प्रकार की बात करें तो मेजर रूप से ध्यान से समझना, मुख्य रूप से जो फसलें होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी सर? पहला होता है बेटा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स यानी रबी की फसल, हिंदी में लिखोगे आप रबी की फसल। ठीक है बेटा, कौन सी फसल? रबी की फसल। एक होती है बेटा खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ की फसल, हिंदी में लिखोगे आप खरीफ की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल। ठीक है, ये कब बोई जाती है, कब कब की जाती है, ध्यान से समझना बेटा। इसकी जो बोवाई होती है, बोवाई का मतलब होता है शो इन, हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है शो इन। शो इन, शो इन का मतलब होता है बोवाई, हिंदी में बोलते हैं बोवाई। इसकी जो बुवाई होती है मतलब जो खेतों में लगाने का टाइम होता है, इस फसल को कब लगाई जाती है बेटा? ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में लगाई जाती है रबी की फसल। कब बेटा? अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर के महीने में ये फसल खेतों में लगाई जाती है। और बेटा इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? हार्वेस्टिंग हार्वेस्टेड इन मतलब कटाई। हार्वेस्टेड इन का मतलब होता है कटाई। हार्वेस्टेड इन मतलब कटाई। इसको काटते कब है बेटा? तो इसको जो काटा जाता है बेटा, इस फसल को वो काटा जाता है बेटा मार्च के आसपास, यानी मार्च से अप्रैल के महीने में इसे काटा जाता है। मार्च से अप्रैल, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में, मार्च से अप्रैल। मार्च से अप्रैल में से कटाई की जाती है। आगे बात समझ में क्लियर हुई कहानी? उसके बाद अगर इस इधर की बात करें बेटा, कौन सी फसल इधर इधर की फसल आई बेटा, कौन सी? खरीफ। खरीफ की अगर हम बुवाई की बात करें, यहां देखो, इसकी अगर हम बुवाई की बात करें, बुवाई बुवाई मतलब शो इन की बात करें, शो इन कब होती है, बुवाई कब होती है? तो बेटा इसकी जो बुवाई होती है वो होती है जून से जुलाई के महीने में। कब होती है सर? जून से जुलाई के महीने में। जून के लास्ट में होगी या आप जुलाई के स्टार्टिंग में कर सकते हो, जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में इसकी बुवाई का सही समय होता है। अच्छा सर, अब इसकी कटाई कब होती है? बेटा कटाई होती है इसकी अक्टूबर से नवंबर में। इसकी कटाई कब होती है? कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर में। अब ध्यान देने वाली बात सुनो, अक्टूबर से नवंबर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक बात जो इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी है। देखो बेटा एक चीज देखो, अक्टूबर से नवंबर के महीने में यानी जून जुलाई में हमने फसल बोई, जून से जुलाई के महीने में हमने फसल बो दी। वो फसल हमने अक्टूबर से नवंबर में काट ली, या तो अक्टूबर के हमने लास्ट वीक में काट ली या नवंबर के फर्स्ट वीक में काट ली। जस्ट ये फसल कटी, इसके तुरंत काटते ही हमने एक फसल अक्टूबर से नवंबर में बो दी और मार्च अप्रैल में काट ली। अब हमें अगली फसल कब बोनी है? मार्च अप्रैल में काटने के बाद जून में बोनी है। रबी की फसल काटने के बाद खरीफ की फसल हमें कितने महीने बाद बोनी है? देखो मान के चलो आपने अप्रैल के फर्स्ट वीक में फसल काट ली, तो पूरा अप्रैल बच रहा है अभी आपके पास। मान के चलो भाई अप्रैल आपने 10 तारीख तक फसल काट ली, अब 20 दिन तो अप्रैल में बच रहे। अप्रैल के बाद मई बच रहा है, मई के बाद जून, जून के लास्ट में बोना है ये फसल आपको, जून के लास्ट वीक में। यानी आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है। 3 से 4 महीने का टाइम आपके पास बीच में बचा हुआ है, 3.5 महीने का, पौने 4 का, 3-4 के बीच में टाइम है। इस बीच में बेटा किसान क्या करता है? अपने खेतों में एक ऐसी फसल बोता है, इस बीच में, कौन से बीच में? अप्रैल से और जून के बीच में एक ऐसी फसल, यानी अप्रैल के लास्ट में और जून के लास्ट तक बोई जाती, मतलब ये फसल लगाई जाती है। लगाई कब जाती है? अप्रैल में ही लगाई जाती है। कट कब जाती है? जून के लास्ट तक कट जाती है। इस बीच में एक ऐसी फसल होती है जिसमें जमीन की उर्वरक शक्ति, जो मिट्टी की
उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी जो होती है, फर्टिलिटी, उर्वरकता मतलब फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी होती है वो बेटा इस फसल से ना तो कम होती है, उल्टा और ज्यादा होती है। और इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है, आपको इसमें बहुत ज्यादा खाद वगैरह, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये सब लगाने की जरूरत होती नहीं है, और अच्छी इनकम भी देती है ये। इन फसलों को बोला जाता है बेटा जायद क्रॉप्स। इनको क्या बोला जाता है बेटा? इनको बोला जाता है जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। आ गई बात समझ? यानी जायद क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो बेटा ये जो जायद क्रॉप्स होती हैं, ध्यान से समझना, इनकी जो बेटा बुवाई होती है ना, जायद क्रॉप्स की बुवाई, बुवाई की बात करें या इनकी बात करें, वो होती है अप्रैल में। ठीक है, बुवाई कब होती है? मार्च के लास्ट में या अप्रैल में। तो आप ऐसे लिख सकते हो मार्च अप्रैल में, मार्च से अप्रैल में। भाई मार्च के या तो लास्ट वीक में होगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगी, है ना। इनकी बुवाई, इनकी कटाई कब होती है बेटा? इनकी कटाई होती है बेटा जून के आसपास। कटाई कब होती है? कटाई हो जाती है बेटा जून या जुलाई में। कटाई कब हो जाती है? जून या फिर जुलाई। आ गई बात समझ में? जून या फिर जुलाई में इनकी कटाई हो जाती है। क्लियर है बात? अच्छा, इन फसलों में कौन कौन से सर कोई एग्जांपल? बिल्कुल बेटा, देखो इनके एग्जांपल हैं, जैसे आपका गेहूं होते हैं ये। अच्छा, एक और चीज सुनो एग्जांपल से पहले, ये होती है बेटा सिंचाई वाली फसलें, मतलब इरिगेशन। इनके लिए क्या जरूरी है? इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई की फसलें, सिंचाई की, सिंचाई वाली फसलें, फसल यानी इनके लिए सिंचाई जरूरी है, खेतों में पानी लगाना जरूरी है। अगर इनकी बात करें तो ये होती है बेटा मॉनसूनी फसलें, मानसूनी फसलें, फसलें यानी इनके ऊपर क्या, ये बारिश से होती है, ये इनके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या होती है? बारिश से होती है ये फसलें, यानी बारिश हो जाती है समय पे। भाई अगर आप देखो जून जुलाई में बोई गई, जुलाई, और जुलाई में तो मानसून आ जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर तक मानसून रहता है, सितंबर तक तो रहता ही है। तो इनमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, पूरी की पूरी फसल मानसून पर निर्भर करती है, यानी बारिश पर डिपेंड करती है। अपने यहाँ भारत की बात कर रहे हैं, दूर पृथ्वी पर नहीं, भारत पर, भारत में। ठीक है, अच्छा इधर की बात करें तो ये जो होती है ये डिपेंड करती है दोनों पर। किस पर? दोनों पर निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ये फसलें किस पर? दोनों पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन बोथ। कैसे बोथ? बेटा स्टार्टिंग में तो जब ये मार्च अप्रैल में तो मानसून नहीं आता है ना, तो स्टार्टिंग में तो इन्हें पानी की जरूरत होती है, लेकिन फिर जैसे ही अप्रैल के लास्ट में बोलते हैं तो प्री मानसून रेनफॉल, मानसून अग्रगामी वर्षा, जो तूफान एकदम आंधी तूफान के साथ बारिश आती है, वो वाली बारिश। फिर अप्रैल के बाद मई जून, मई और जून के आसपास तो क्या आ जाता है? मानसूनी वर्षा होने लगती है। तो ये दोनों पर निर्भर करती है। आगे बात समझ में? क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाऊं। हाँ भाई जल्दी से बताओ, बात समझ आ गई? उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया से। और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा इनमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कौन कौन सा बेटा, जैसे गेहूं, व्हीट, इंग्लिश में व्हीट जिसे आप कहते हो, गेहूं। गेहूं के बाद होता है बेटा जैसे आपका जौ, जौ जानते हो, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो तो बढ़िया से जानते होंगे। इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में अगर जौ को बात करें तो ओट, OAT, ओट, ओट, जौ। ठीक है, गेहूं यानी व्हीट, ओट, सरसों, सरसों ये भी बेटा क्या है? ये भी बेटा फसल है। कैसी? ये भी फसल है, रबी की फसल है। उसके बाद बेटा मटर, चना, आलू, मसूर, मटर, चना, आलू आदि, मसूर, मसूर की दाल होती है ना, मसूर आदि। ये सारी की सारी जो फसलें हैं, ये बेटा सारी की सारी फसलें कैसी हैं बेटा? रबी की क्रॉप्स हैं। अब उसके बाद बात करें तो बेटा इधर कौन कौन सी फसलें हो जाएंगी जायद की फसलों, खरीफ की फसलों में? खरीफ की फसलों में होती है बेटा जैसे चावल, चावल, राइस, जूट, मेजर क्रॉप्स है बेटा। चावल और जूट मेजर क्रॉप्स हैं। आपसे पूछा जाए खरीफ की मेजर क्रॉप्स कौन सी है, तो बेटा चावल और जूट। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो बेटा कपास, ज्वार, बाजरा, मिलेट, बाजरा, मक्का,
ये सारी की सारी फसलें किसकी है बेटा, ये सारी की सारी फसलें हैं किसकी, खरीफ की फसलें हैं ये सारी। आ गई बात समझ में। और आप इसमें लिख सकते हो एक तंबाकू भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो क्या, तंबाकू आदि आदि। ठीक है, उसके बाद बेटा ये देखो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं जो आपका खरीफ की फसलें, इसमें आती है बेटा जैसे तरबूज, तरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ककड़ी, खीरा, खीरा। ये जो आप बेल वाली फसलें खाती हो ना, जितनी भी बेल वाली जो आप देखते हो जैसे, और इसमें लिख सकते हो आप हरी सब्जियां, इसमें आप लिख सकते हो हरी सब्जियां, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये भी किस में आएंगी बेटा, आती। ये यानी जो सारी आप बेल पे लगती है ना, जो हरी हरी चीजें खाते हो गर्मी इस टाइम पे, देखो जून मतलब मार्च अप्रैल के बाद, अप्रैल के बाद भयंकर गर्मी होती है मई में, मई में जब गर्मी होती है तो आप ऐसी चीजें तो खाते हो, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और गाजर, इस तरह मतलब जो गाजर वो आती है बिलायती वाली, ठीक है, दूसरी वाली हाइब्रिड वाली जो गाजर आती है उसको खाते हो। ये सारी की सारी हरी सब्जियां, ये सब के सब इसमें आती है, किसमें बेटा, जायद क्रॉप्स में। ये सब बेल वाली जो फसलें होती हैं जो बेल पे लगती हैं वो सारी की सारी जायद में आती है। जल्दी से बताओ बात समझ आई या नहीं आई, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से। हाँ भाई क्लियर हुआ, चलिए तो अब आगे बढ़ जाऊं। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगली स्लाइड लेता हूं मैं, जल्दी से नोट करो इसे पहले। कर लिया भाई, चलिए तो मैं पानी पी लूं। चलिए भाई अब देखो आगे अगली स्लाइड की बात करें तो आगे स्लाइड लेते हैं। देखो क्या, अब आपको डालना है एक एक फसल के बारे में, हम ध्यान से यहाँ पढ़ेंगे एक एक फसल, कौन सी कहाँ पैदावार होती है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, सारी बातें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखो चीन, चीन नहीं, चीन याद आ रहा है यार, राइस, राइस यानी चावल। देखो राइस की अगर हम बात करें, राइस है मेजर फूड क्रॉप्स, राइस की बात करें बेटा ये है मेजर फूड क्रॉप्स, मेजर फूड क्रॉप्स, मुख्य खाद्य फसल, मुख्य खाद्य फसल, मुख्य खाद्य फसल। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये है सर मुख्य खाद्य फसल, यानी मुख्य रूप से ये क्या है, ये बेटा खाद्य फसल है जो सबसे ज्यादा खाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा जो खाई जाने वाली फसल है कौन सी है, तो बेटा चावल। आगे बात समझ में। इसका उत्पादन कौन करता है, तो बेटा इसका जो प्रोडक्शन करता है, इसके प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बात करूं यानी उत्पादन की बात कही जाए तो बेटा इसका उत्पादन जो सबसे ज्यादा करता है ना, सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड में इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो करता है चाइना। चाइना है इसकी दुनिया में फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक, दुनिया में फर्स्ट नंबर पे चावल का जो उत्पादन करता है बेटा कौन करता है, चाइना करता है। और उसके बाद बेटा कौन करता है, सेकंड नंबर पे है इंडिया। और इंडिया में कौन करता है, इंडिया में कहां होता है, इंडिया सेकंड नंबर पे। और इंडिया में ये उत्पादन कहां होता है, तो ध्यान से समझना, इंडिया में होता है बेटा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है वेस्ट बंगाल। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है चावल का वो होता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, देन उसके बाद यूपी, और उसके बाद आ जाता है बेटा आंध्रा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्रा आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक सवाल बनता है, आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे ज्यादा चावल कहाँ, चावल की पैदावार कहाँ होती है, तो और आपको कोई राज्य का नाम ना दे, राज्य का नाम अगर वेस्ट बंगाल देता है, आपसे सवाल एक तो ऐसे करेगा कि बताइए इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक चावल की पैदावार होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अच्छा भैया ये बताओ सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है, ऑप्शन ए गंगा नदी की घाटी में, ऑप्शन बी नर्मदा नदी की घाटी में, ऑप्शन सी इंडस रिवर की घाटी में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं,
ऐसे आपसे सवाल पूछता है। तो बेटा सबसे ज्यादा जो चावल पैदा होता है भारत के अंदर वो होता है बेटा केजी बेसिन। केजी बेसिन ये क्या होता है? केजी बेसिन क्या है सर? मैंने अगर जो मुझसे पहले रिवर के बारे में पढ़े, मैंने सवाल पहले भी बताया। केजी बेसिन, केजी बेसिन में बेटा सबसे ज्यादा चावल की पैदावार होती है, सबसे ज्यादा चावल होता है, सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा भारत के अंदर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है। ये केजी बेसिन क्या है समझिए बेटा। के का मतलब है कृष्णा, जी का मतलब है गोदावरी। भारत के अंदर जैसे अपना प्यारा भारत है, इस भारत के अंदर दो नदी है, एक यहां से ऐसे महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी, जिसे आप दक्षिण की गंगा कहते हो, और एक है कृष्णा। इसी तरह से ये ऐसे इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है बेटा, दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे बेसिन कहते हैं और हिंदी में दोआब कहते हैं। इंग्लिश में बेसिन कहते हैं और हिंदी में दोआब कहते हैं। तो कृष्णा और गोदावरी के जो बीच का बेसिन है, जो दोआब है, इसमें बेटा चावल की खेती होती है बहुत ज्यादा चावल की खेती के लिए अनुकूल है यहाँ और ये कई राज्यों में फैला हुआ है। आंध्रा में भी है, देखो तो आप महाराष्ट्र में भी है, और इधर तेलंगाना वाला एरिया भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे राज्य इसमें आ रहे हैं, कई राज्यों का क्षेत्र आ रहा है। तो एक राज्य नहीं है, कई राज्य, लेकिन है क्या? केजी बेसिन है। तो केजी बेसिन में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। कब लगाना है आपको? जब आपको ऑप्शन में कोई भी राज्य ना दिया हो। लेकिन अगर आपसे पूछे किस राज्य में होते हैं, तो बेटा सीधा सा आंसर आपका वेस्ट बंगाल हो जाना है। ठीक है, आ गई बात समझ में दोनों का। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहां बेटा अगर केजी बेसिन की बात करूं तो एक साल में चावल की 3 फसलें पैदा करते हैं बेटा ये लोग। एक साल में 3 फसलें, एक साल में 3 फसलों का उत्पादन, एक साल में चावल की 3 फसलें उत्पादन करते हैं, चावल की 3 फसलों का उत्पादन करते हैं, 3 फसलों का उत्पादन यदि प्रोडक्शन, अरे इंग्लिश में देखो 1 ईयर में 3 क्रॉप्स प्रोडक्शन, यानी 3 फसलों का उत्पादन एक साल में कर लेते हैं। आ गई बात समझ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मुख्य खाद्य फसल है, चाइना सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है। क्लियर हुई वो कहानी? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला लिखिए फटाफट से, आगे की बात करें तो आगे लिखिए गेहूं, अगला लिखिए गेहूं, आप फटाफट से अगला लिखिए आप गेहूं यानी वीट। अगला क्या लिखोगे आप? वीट यानी गेहूं। देखो बेटा अगर गेहूं की मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, गेहूं सेकंड मेजर क्रॉप्स, सेकंड मेजर फूड क्रॉप्स, सेकंड मेजर फूड क्रॉप्स, दूसरे नंबर की मुख्य खाद्य फसल। ठीक है, कौन सी है बेटा? सेकंड मेजर फूड क्रॉप्स यानी दूसरे नंबर की मुख्य खाद्य फसल, यानी चावल के बाद जो खाया जाने वाला है वो गेहूं है दुनिया के अंदर। ठीक है बेटा, इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, अगर मैं इसके प्रोडक्शन की बात करूं, प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात की जाए, इसके की गेहूं के उत्पादन की बात की जाए, तो बेटा इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन वर्ल्ड लेवल पे करता है, वर्ल्ड लेवल पे करता है बेटा चाइना। और बेटा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया सेकंड नंबर पे है इसका उत्पादन में, और इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है इसका अपना यूपी चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है भारत के अंदर। उसके बाद पंजाब है, एमपी है, उसके बाद पंजाब और एमपी। अच्छा एक चीज देखो, यूपी सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कम एरिया में और सबसे ज्यादा गेहूं कौन सा राज्य उगाता है, क्षेत्रफल कम और गेहूं सबसे ज्यादा, तो बेटा पंजाब उगाता है। कम क्षेत्रफल में ज्यादा गेहूं उगाता है पंजाब। लेकिन बेटा आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा गेहूं कौन उगाता है, एरिया की बात नहीं ना की जाए तो यूपी उगाता है। आ गई बात समझ में? यूपी। ठीक है, अब गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए बेटा एक क्रांति लाई गई जिसे हम हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। वीट प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई? ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। ऐसे लिख लो, वीट प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या लाया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऐसे लिख लो, वीट
प्रोडक्शन इंक्रीज। इसके लिए बेटा एक क्रांति लाई गई जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, या हिंदी में ऐसे लिखोगे, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति लाई गई। आ गई बात समझ में? अब ये हरित क्रांति क्या है, ध्यान से समझो। इसके अंदर बेटा यहां है ना, पहले कोई भी गेहूं के अंदर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये यूज नहीं करते थे, लेकिन गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीज लाए गए, मतलब नई नई वैरायटी के बीज लाए गए, नए नए बीज लाए गए, फर्टिलाइजर लाए गए, पेस्टिसाइड लाए गए, इन सबको लाया गया। इसी को कहा जाता है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, समझते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेटा, अगर मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति, हिंदी में क्या बोलोगे इसे आप, हरित क्रांति। हरित क्रांति की बात करें तो ध्यान से समझना बेटा, हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझिए। हरित क्रांति जो थी वो स्टार्टिंग कहां से हुई, हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो बेटा सबसे पहले फादर किसे माना जाता है इसका, फादर, पिता, जनक, फादर माना जाता है बेटा इसका नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग को दुनिया की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये कहां का था, मैक्सिको का व्यक्ति था, और इसकी शुरुआत हुई थी मैक्सिको से। स्टार्टिंग कहां से हुई इस क्रांति की, स्टार्टिंग हुई बेटा, स्टार्ट कहां से हुई, स्टार्ट हुई बेटा ये क्रांति कहां से, मैक्सिको से। मैक्सिको, मैक्सिको कहां है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, सबसे ऊपर कनाडा, कनाडा से ऊपर आओगे यूएसए जिसे आप अमेरिका कहते हो, और अमेरिका के नीचे पूरा जो एरिया है वो मैक्सिको कहलाता है। तो कहां से शुरुआत हुई इसकी बेटा, मैक्सिको एक देश है, मैक्सिको से शुरू हुई। स्टार्ट कहां से हुई बेटा, ये मैक्सिको, मैक्सिको। ठीक है बेटा, ये मैक्सिको से शुरुआत हुई। कौन सी क्रांति बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की अगर हम बात करें। ठीक है बेटा, अब भारतीय हरित क्रांति की बात करें। भारतीय हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो बेटा भारतीय हरित क्रांति देखो, भारतीय इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारतीय हरित क्रांति, या इंग्लिश में लिख लो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारतीय हरित क्रांति, भारतीय हरित क्रांति, हरित क्रांति। भारतीय हरित क्रांति की बात करें तो बेटा ये जो है भारतीय हरित क्रांति, इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है बेटा, इसके जो फादर हैं वो है एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इसके फादर कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। हिंदी में भी बेटा नाम है व्यक्ति का एम एस स्वामीनाथन, और इंग्लिश में भी। कब आई भारत में ये बेटा, भारत के अंदर ये क्रांति आई 19 स्टार्ट भारत के अंदर कब शुरू हुई, तो स्टार्ट हुई बेटा ये स्टार्ट हुई 1966 से 1967 में ये स्टार्ट हुई। ठीक है, किस राज्य से स्टार्ट हुई, तो बेटा यूपी, पंजाब और हरियाणा में स्टार्ट हुई। कहां से कहां स्टार्ट हुई बेटा, यूपी, पंजाब और हरियाणा, तीन राज्यों में इसकी शुरुआत की गई। यूपी, पंजाब और हरियाणा में से लागू किया गया। आ गई बात समझ में? तो मैंने आपको पूरा हरित क्रांति वाला बता दिया। अब आपसे पूछा जाए हरित क्रांति शब्द किसने दिया, अगर आपसे पूछा जाए नोट करके एक लाइन और लिख लो, हरित क्रांति शब्द किसने दिया। जो ये वर्ड है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो वर्ड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन,
ग्रीन रिवॉल्यूशन, या इंग्लिश में लिख लेना हरित क्रांति। ये जो हरित क्रांति शब्द है, ये जो वर्ड है, ये किसने दिया? तो बेटा ये जो वर्ड दिया ना, वर्ड दिया बेटा जिस एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था विलियम गॉड। जिसका नाम था क्या बेटा? विलियम गॉड। विलियम गॉड, विलियम गॉड नाम के व्यक्ति ने ये शब्द दिया। कौन सा? हरित क्रांति। बताओ जल्दी से, बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से नोट करो। चलो आगे बढ़े, जल्दी से चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे लीजिए फटाफट से कॉफी। आगे की कहानी की बात करें हम तो कॉफी, कॉफी, ठीक है। कॉफी की बात करें तो अब ध्यान से समझना, कॉफी के अगर उत्पादन की बात करें बेटा, सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है कॉफी का, जो सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन करता है, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में करता है बेटा ब्राजील। कौन सा? ब्राजील, ब्राजील। और बेटा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में करता है बेटा कर्नाटक, कर्नाटक। इंडिया में कौन करता है बेटा? कर्नाटका कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद बेटा बात करें हम टी यानी चाय की, तो बेटा चाय का जो सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन करता है वो चाइना करता है। विश्व में कौन करता है? वर्ल्ड में, वर्ल्ड में बेटा चाइना। और अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर करता है बेटा असम। भारत के अंदर कौन करता है? असम चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद बेटा दाल की बात करें, दाल बोले तो पल्स, पल्स यानी दाल, दाल। बेटा दाल का उत्पादन जो सबसे ज्यादा करता है वो विश्व में करता है इंडिया। कौन करता है? वर्ल्ड में, वर्ल्ड में करता है बेटा इंडिया। वर्ल्ड में दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अपना प्यारा भारत। और भारत में भी कौन सा राज्य करता है? तो बेटा एमपी, मध्य प्रदेश दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता, राज्य करता है? एमपी करता है। और देखो बेटा दाल का एक्सपोर्ट, ये तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, दाल का उत्पादन तो हम सबसे ज्यादा करते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमने ज्यादा किया। इसका इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है विश्व में, यानी दाल को दूसरे देशों से मंगाता कौन है? अपने देश में। तो बेटा याद रखना, हम उत्पादन भी सबसे ज्यादा करते हैं और भारत दूसरे देशों से मंगाता भी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा दाल का जो आयात करता है यानी इंपोर्ट करता है वो भारत ही करता है। हम मतलब अपनी भी दाल खा लेते हैं और अड़ोसी पड़ोसियों से की भी मांग के खा लेते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आगे आ जाइए। मक्का, माइस, इंग्लिश में कहा जाता है जिसे माइस, माइस यानी मक्का, मक्का। मक्का का बेटा विश्व में जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है बेटा यूएसए यानी अमेरिका। विश्व में, वर्ल्ड में कौन है बेटा मक्का के लिए? यूएसए यानी अमेरिका। और भारत के अंदर कौन सा है? कर्नाटका, कर्नाटका। आगे बात समझ में? चलिए आगे की कहानी की बात करें तो देखिए, आगे देखिए, अगली फसल लिखिए आप सुगर केन यानी गन्ना, सुगर केन यानी गन्ना, गन्ना। सुगर केन की बात करें तो इसका वर्ल्ड में उत्पादन करता है बेटा, पहले भारत था लेकिन आजकल है ब्राजील। विश्व में कौन ज्यादा उत्पादन करता है इसका? ब्राजील सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। भारत की बात करें तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किसका? गन्ना यानी सुगर केन का। यूपी और उसके बाद आ जाता है बेटा महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो रबर, रबर बेटा रबर का अगर विश्व की बात करें, रबर का वर्ल्ड लेवल पे जो उत्पादन करता है वो करता है बेटा कौन सा? थाईलैंड, थाईलैंड। वर्ल्ड लेवल पे कौन करता है बेटा? थाईलैंड करता है। भारत में कौन करता है? तो बेटा भारत में कर्नाटक करता है। भारत में कौन करता है बेटा? कर्नाटक का राज्य रबर का सबसे बड़ा, सॉरी रबर का कर्नाटक नहीं यार, रबर का तो केरला हो जाएगा, रबर का हो जाएगा केरला, कर्नाटक नहीं केरल हो जाएगा। रबर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो भारत के अंदर केरल करता है। ठीक है, कर्नाटक तो कॉफी का करता है यार। ठीक, चलिए, और मक्का का करता है कर्नाटक। कॉफी और मक्का कर्नाटक करता है, रबर केरला करता है। उसके बाद बेटा जूट की बात करें हम, जूट, जूट तो बेटा जूट है ना, जूट तो बेटा वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वर्ल्ड में वो करता है अपना प्यारा भारत। और भारत के अंदर भी करता है बेटा वेस्ट बंगाल। भारत के अंदर भी कौन सा राज्य करता है? भारत के अंदर राज्य करता है वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पे जूट की बात करें तो सेकंड नंबर पे जूट का उत्पादन करता है अपना बांग्लादेश। ठीक है, हमारा जो पड़ोसी है बांग्लादेश वो सेकंड नंबर पे आता है जूट के उत्पादन में। ठीक है, सबसे ज्यादा हम कर 2018 तक बांग्लादेश पहले नंबर पे था जूट में, अब भारत है। उसके बाद देखिए बेटा मिलेट,
मिलेट यानी बाजरा। बाजरे का जो बेटा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो करता है नाइजीरिया। वर्ल्ड में कौन करता है? वर्ल्ड में बेटा नाइजीरिया, नाइजीरिया। और बेटा अगर पूछा जाए भारत में कौन सा राज्य करता है, तो बेटा भारत में करता है राजस्थान। RAJ मतलब राजस्थान। भारत के अंदर कौन करता है? भारत के अंदर राजस्थान बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फटाफट से जल्दी से नोट डाउन करिए भाई। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? अब जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई क्लियर है? जल्दी नोट करिए। चलिए आगे बढ़ जाओ। चलो सब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखिए। आगे क्या बचा? आगे बचा बेटा, अब आगे की कहानी की बात करें तो मिलेट हुआ, उसके बाद कॉटन। कॉटन यानी कपास। कपास की बात की जाए तो बेटा कपास का जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है बेटा चाइना। वर्ल्ड के लेवल पे बात की जाए तो वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो करता है चाइना यानी चीन। और भारत के अंदर बात की जाए तो बेटा भारत के अंदर जो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो करता है गुजरात। और बेटा जो कपास है ना, इसको कहा जाता है सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड। कपास को क्या कहा जाता है? कॉटन को व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड, एक सेकेंड, पेन भी व्हाइट ही ले लेते हैं। व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कपास को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना, सफेद सोना। और बेटा एक कपास का एक नया वैरायटी, कपास की एक नई वैरायटी, कपास की पौधे की जैसे अलग अलग वैरायटी होती है ना, एक नई किस्म, एक नई नस्ल एक विकसित की है, भारत ने ही की है। उस नस्ल का नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं बता रहा हूं, कपास की संकर किस्म भारत में विकसित की गई है। एक नोट डाल के लिखना, कपास की यानी कॉटन की, कपास की संकर किस्म, संकर वैरायटी, संकर किस्म, किस्म या वैरायटी किस्म भारत में विकसित की गई है। कहां विकसित की गई है बेटा? भारत में विकसित की गई है। यानी एक हमने नया प्रकार का पौधा विकसित किया है कपास का, जो ज्यादा से बढ़िया से कपास देगा, ज्यादा कपास देगा। भारत में विकसित, उसका नाम है संकर किस्म। भारत में विकसित की गई है। कहां की गई है बेटा? भारत में विकसित की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कपास की जो संकर किस्म है वो किस दुनिया के किस देश में विकसित की गई है, तो बेटा अपने प्यारे भारत में विकसित की गई है संकर किस्म। ठीक है। उसके बाद अगर आगे की कहानी की बात करें तो ध्यान से समझना, आगे बचता है आपका कौन सा? तंबाकू, टबैको, तंबाकू, टबैको, इंग्लिश में लिखते हो आप टबैको। टबैको का जो बेटा सबसे ज्यादा उत्पादन वर्ल्ड लेवल पे करता है वो करता है चाइना। और बेटा सेकंड नंबर पे अपन करते हैं, और हम भारत में जो करता है वो करता है बेटा टॉप पे आंध्रा। सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश तंबाकू का उत्पादन करता है। अब देखो ये जो तंबाकू पदार्थ होते हैं, आप कहते हैं कि सरकार इन पे ना तंबाकू वाले जो जैसे सिगरेट, बीड़ी, ये जो तंबाकू वाले या गुटखा, पान, ये जितने भी हैं तंबाकू वाले प्रोडक्ट, इन सब पे सरकार बेटा सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, सबसे ज्यादा GST लेती है। अगर 28% हाईएस्ट GST है तो वो शराब पे, तंबाकू पे, इन पे ही लगता है। अब आप कहोगे सर जी, बहुत से लोग ज्ञान फैलते हैं कि सर जी इनको बंद क्यों नहीं कर देती सरकार तंबाकू वाले प्रोडक्ट को। वैसे सरकार उस पे सिगरेट की डिब्बी पे एक वो कैंसर छपा हुआ मतलब एक चित्र बना के देती है, लिख के देती है कि तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर सरकार इन्हें बंद क्यों नहीं करती? बेटा बंद इसलिए नहीं करती है, आंध्रा में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है बेटा। कई लाखों की संख्या में 50 लाख किसान तंबाकू की खेती करते हैं आंध्रा के अंदर। अब जो पूरे देश के अंदर सोचो कितने लाख किसान करते होंगे भाई। आंध्रा के साथ साथ तेलंगाना है, तमिलनाडु है, उधर उड़ीसा का है, इन हिस्सों में भी तो तंबाकू खेती की जाती है भारत के। तो ऐसे में कई लाख किसान, करोड़ों की संख्या में किसान तंबाकू की खेती करते हैं। अब अगर तंबाकू की खेती करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जीविका जो तंबाकू की खेती की वजह से चल रही है। अगर सरकार ने बंद किया तो इनका तंबाकू खरीदेगा कौन? और अगर तंबाकू खरीदेगा नहीं कोई तो ये बेचारे क्या करेंगे? आ गई बात समझ में?
समझ आया ना कि सरकार क्यों बंद नहीं कर देती तंबाकू की खेती को बेटा, वरना सरकार को क्या है, सरकार को तो 1 सेकंड लगेगा, बंद कर देगी। लेकिन बेटा सोचो इतने सारे जो घर चल रहे हैं वो फिर किससे चले। आ गई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। क्लियर? चलिए अब जल्दी से बताओ फटाफट, ये चैप्टर आपका हुआ क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सभी को राम राम, नमस्ते, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अरे राहुल भाई बंद कर देना सर। ओके सर, बंद कर दो, रिकॉर्डिंग है सर, रिकॉर्डिंग।